अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कलअदम टीएलपी के 2 हफ्ते से जारी एहतजाज, धरने और मार्च के बाद हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात में अब तेजी आ गई है, मगर कई रोज से जारी इस एहतजाज और जीटी रोड की बंदिश की वजह से शहरियों की मुश्किलात में कमी आने के बजाय मुसलसल इजाफा हो रहा है। कलअदम टीएलपी का काफिला इस वक्त वजीराबाद में मौजूद है और इस काफिले को वजीराबाद से आगे बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत और इदारों ने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि अगर रेड लाइन अबूर की गई तो ताकत का इस्तेमाल नागुज़ीर होगा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि कलअदम तंजीम की क़यादत ने काफिले को वजीराबाद से आगे बढ़ने से रोक दिया है और इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज बरेली मकतबा फ़िक्र समेत उलमा के 25 रुकनी वफ़द से तफसीली मुलाकात की है, जिसमें उलमा के वफ़द ने वज़ीर आज़म को कलअदम तंजीम के मुतालबात से आगाह किया, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी उलमा को मुख्तलिफ मामलात पर एतमाद में लिया है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालना मसले का हल नहीं है और ना ही उन्हें निकाला जा सकता है। फ्रांस से लड़ाई बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को तनहा कर देगी। साद रिजवी की रिहाई से मुतल्लिक वज़ीर आज़म ने कहा है कि साद रिजवी के मुकदमात अदालतों में हैं, अगर अदालतें साद रिजवी को रिहा कर देती हैं तो कोई एतराज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में यह भी वाज़ेह किया है कि मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना मैं ब्लैकमेल हूँगा। पुलिस को सख्ती से गोली चलाने से मना किया, मगर दूसरी तरफ से गोलियां मारी गई। पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद फोर्सेज में बदली फैल गई और फोर्सेज में बदली फैलने के बाद इसी वजह से रेंजर्स को हुक्म देना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आप इनके लोगों को समझाएं कि खून खराबे से बाज रहें। साथ ही वज़ीर आज़म ने उलमा के वफ़द को यकीन दहानी करवाई है कि जायज़ मुतालबात मानने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जिसके बाद उलमा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से दरख्वास्त की कि उन्हें मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएँ। मुलाकात के बाद वज़ीर दाखिला शेर रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म की उलमा के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही और वज़ीर इत्तेहाद फवाद चौधरी ने बताया कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग उलमाए किराम और मशाइख किराम के साथ बहुत अच्छी रही है। पेशरफ्त हुई है सर, पेशरफ्त है इंशाअल्लाह। अहम बात यह कि फवाद चौधरी ने यह बताया था कि कलअदम तंजीम से मुज़ाकरात सिर्फ इस बात पर हो रहे हैं कि वो एहतजाज ख़त्म करके सड़कों को खाली कर दें, और अब फवाद चौधरी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। तो अब देखना होगा कि हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात किन टर्म्स पर हुए हैं और इनका नतीजा सामने क्या आता है, और क्या मुज़ाकरात के नताइज की बुनियाद पर रियासत अपनी रिट मनवाने में कामयाब होगी या नहीं। इसके अलावा वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर नूरुल हक कादरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि हुकूमत ने उलमा पर मुश्तमिल 12 रुकनी कमेटी बना दी है, जो हुकूमत और कलअदम तंजीम दोनों से राब्ते में रहेगी, जबकि उलमा के वफ़द में शामिल साहिबजादा हामिद रज़ा ने बताया है कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात जारी हैं। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये वफ़द हुकूमत से भी 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। ये 12 रुकनी कमेटी हुकूमत से भी राब्ते में है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के साथ भी इनके पहले से भी रवाबित है और उन रवाबित को मज़ीद उसमें आगे बढ़ाएगी। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो आप तमाम अहबाब भी ये मौका दें कि वह मुज़ाकरात कामयाब हो जाएँ। पॉजिटिव ही रिपोर्ट्स आएंगी। हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी। मैंने आपको अर्ज़ किया कि कोई टॉर्चर नहीं होगा। मैं आपको एक बात वाज़ह करूं कि चूँकि इस वक्त वहाँ पर हुकूमती मशीनरी एक वाज़ह और हुकूमती स्टांस क्लियर है, तो वहाँ पर अगर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुज़ाकरात के सबूताज होने का ख़तरा है। तो अगर इतना आराम किया है तो थोड़ा और आराम के साथ सूरत हाल इंशाअल्लाह बेहतर हो सकती है। इसके अलावा कलअदम टीएलपी के बयान में यह दावा भी किया गया है कि साद रिजवी की क़यादत में कलअदम जमात के वफ़द की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और रुकन असम्बली अली मोहम्मद खान से रावलपिंडी में मुज़ाकरात हुए हैं। एक तरफ तो हुकूमत और कलअदम जमात के दरमियान मुज़ाकरात में तेज़ी आ गई है, मगर दूसरी तरफ कलअदम जमात के एहतजाज की वजह से इंतज़ामिया ने जीटी रोड समेत मुख्तलिफ सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी हैं। कई मकामात पर खंदकें खोदी गई हैं, जिसके बायस वज़ीराबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। कलअदम जमात के मार्च के बायस ट्रेन सर्विस भी शदीद मुतासिर हुई है, जबकि रावलपिंडी में
1.5 हफ्ते से मामूलाते ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रही है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे नुमाइंदे भी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। वो बताएंगे कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी साहब से। कादरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़रा ये बताइएगा कि मुज़ाकरात का स्टेटस इस वक्त क्या है, कहाँ तक पहुँचे हैं मुज़ाकरात, और क्या वज़रा मुज़ाकरात कर रहे हैं TLP के लोगों से, या जो आपने जिक्र किया था कि उलमा की एक कमेटी बना दी गई है उनके ज़रिए मुज़ाकरात हो रहे हैं? जी शुक्रिया मुझे अपने साथ इस गुफ्तगू में शरीक करने का। मुज़ाकरात तो पहले पिछले हफ्ते भी हम कर चुके थे और वो बजाय उसमें 1.5 लाख और एक आगे पर नहीं बढ़ सके। अभी ये जो उलमाए किराम का वफद है वो कल से हुकूमत के साथ राब्ते में थी, फिर प्रेसिडेंट साहब से उनकी मुलाकात हुई और आज प्राइम मिनिस्टर साहब से, और उनका ख्याल है कि हमारे उनके साथ रवाबित हैं और बातचीत के ज़रिए से इस मामले का कोई हल निकल सकता है। हुकूमत का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि हुकूमत कभी भी बमक़सद मुज़ाकरात से, संजीदा मुज़ाकरात से, नतीजे खेज़ मुज़ाकरात से कभी भी रूगर्दानी नहीं करेगी, और मुज़ाकरात का जो ये ऑप्शन है और ये रास्ता खुला रहेगा। तो आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ज़रूर ये बात की कि जो पुलिस के साथ एक जुल्म हुआ और पुलिस के साथ जिस तरीके से बिहेवियर किया गया, और पुलिस को तो कहा गया था कि आप गोली नहीं बरसाएंगे और आप तशद्दुद का रास्ता नहीं अपनाएंगे, सिर्फ पुरअमन रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी पुलिस के तकरीबन 5 जवान जो है शहीद हो गए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर बड़े दुख और दर्द और रंज का इजहार किया, और उन्होंने यही कहा कि ये किस तरह का इश्क़ रसूल का नारा है या मोहब्बत रसूल का नारा है, जिसमें एक मुल्क की इंतज़ामिया और पुलिस पे इस तरह तशद्दुद की जा रही हो। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर आज़म का उनको बताया कि हुकूमत पुरअज़म है कि अपने रिट और अथॉरिटी को, रियासत की रिट और अथॉरिटी को नाफिज़ुल अमल किया जाए। लेकिन अगर कोई पुरअमन मुज़ाकरात का रास्ता, पुरअमन हल का रास्ता निकल आता है मुज़ाकरात के ज़रिए से, तो हुकूमत उसकी भी हौसला अफजाई करेगी। तो मुतालबात क्या है, क्योंकि जो उलमा हजरात आज मुलाकात जिन्होंने की वज़ीर आज़म से, आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने TLP के लोगों से भी मुलाकात की, तो कौन से मुतालबात क्या हैं उनके जो वो चाहते हैं कि हुकूमत माने? अभी उनकी तरफ से कोई मौजूदा जो हतमी मुतालबात नहीं आए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको कहा कि आप जाके मिलें, और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि कानून और सिस्टम के अंदर हम उसको दे सकते हैं या हल कर सकते हैं। हुकूमत के लिए कोई ये शौक नहीं है कि रास्ते बंद रहे, रोड ब्लॉक रहे और किसी के साथ जुल्म हो, तशद्दुद हो, सख्ती हो। हुकूमत ज़रूर उस पर गौर करेगी। अभी आप कह रहे हैं कि हतमी मुतालबात सामने नहीं आए, तो इससे पहले जब फवाद चौधरी साहब या शेख रशीद साहब ये कह रहे थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो चाहते क्या है, वो मांग क्या रहे हैं, तो यही सिचुएशन है कि अब पता नहीं है हुकूमत को कि वो चाहते क्या है? वक्तन फ़वक्तन उनकी चीज़ें उसमें इजाफा कमी बेशी आती रहती है, लेकिन ज़ाहिर है सरदस्त जो बात पिछले हफ्ते भी उनकी तरफ से आ रही थी और जिस पे आज भी उनका फोकस है, वो हाफिज साद रिजवी जो उनके लीडर हैं उनकी रिहाई का है, और कुछ और उनके जो ज़ामा है, लीडरशिप है, क़यादत है, उनकी जो असीरी है और जेल में है, उनकी रिहाई का है। और इस पर वज़ीर आज़म का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि अगर कोई कानून के अंदर, चूंकि मसला तो अदालतों में है, अगर अदालतें उसमें कोई रास्ता निकाल सकती है, हुकूमत इनके तमाम कानूनी पहलुओं को देखेगी और उस पर फैसला करेगी। अगर मामला अदालत के पास है तो फिर ये खबरें बार बार क्यों आ रही हैं कि साद रिजवी से आपकी मिनिस्टर्स की आज मुलाकात भी हुई है, बल्कि ये कलअदम TLP की तरफ से जारी किया गया बयान कि 3 वज़रा ने मुलाकात की है साद रिजवी से। अब कह रहे हैं कि उलमा हज़रात जाएंगे, वो भी साद रिजवी से मुलाकात करेंगे। मामला अदालत के पास है तो ये मुज़ाकरात कैसे हो रहे हैं फिर? नहीं, उनका ख्याल ये है कि हुकूमत अदालती कार्रवाई जो होती है तो हुकूमत उसमें रुकावट बन जाती है और हुकूमत उसमें माने बन जाती है। तो हुकूमत इस हवाले से अपनी यकीन दहानी करा सकती है कि अगर अदालत
कोई उसकी रिहाई का फैसला करती है और उसी तरीके से कोई रास्ता निकल सकता है, तो जाहिर है हुकूमत रुकावट नहीं बनेगी। तो हुकूमत मतलब चैलेंज नहीं करेगी अदालत के किसी फैसले को? अगर अदालत ने कहा कि रिहा कर दे तो हुकूमत चैलेंज नहीं करेगी? अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और ये जो अभी जो एहतजाज है, ये एहतजाज एक पुरअमन तरीके से डिस्पर्स हो जाता है और ये मुंतशिर हो जाता है। तो नूरुल कादिर साहब, इस वक्त जो टीएलपी की जानिब से मुज़ाकरात हैं वो लीड कर रहे हैं खुद साद रिजवी साहब। साद रिजवी साहब के साथ भी इन लोगों के जो कि आज के वफद में शामिल है, इनके भी रवाबित हैं और कुछ और लोगों के भी जो कि हुकूमत से भी उनके रवाबित हैं, वो भी इसमें अपनी कोशिश कर रहे हैं। ठीक, और फ्रेंच एम्बेसडर के हवाले से भी वजीर आजम ने कहा है कि हम उनको नहीं ये कह सकते मुल्क बदर नहीं कर सकते और ये करने से पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पे तनहा हो जाएगा। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उलमा को ये बताया जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं, जो पाकिस्तान की तकालीफ है, और उस वक़्त जब इनका पहले एहतजाज के दौरान मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को निकाला जाए, तो हुकूमत क्यों लैतुलाल का और उसका शिकार रही, उसको क्यों नहीं कर सका, वो वजह बताई कि पाकिस्तान के लिए इससे मुश्किलात पैदा हो सकती थी और हो सकती है। जो इस तरह की मुश्किलात है कि एक बड़ा इसका कास्ट देना पड़ेगा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की आवाम को, ओवरसीज जो पाकिस्तानी है यूरोप में मुकीम, उसके लिए खारजा पॉलिसी के लेवल पर पाकिस्तान उस प्राइम मिनिस्टर साहब उस हवाले से पाकिस्तान की जो मुतवक्के मुश्किलात है उसका इज़हार कर रहे थे। और कादरी साहब, इस वक्त अंडरस्टैंडिंग हुकूमत और कलअदम टीएलपी के दरमियान ये है कि मुज़ाकरात होंगे लेकिन वो आगे नहीं बढ़ेंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करेंगे और जहां पे उनका इस वक्त काफिला वजीराबाद में मौजूद है वो वहीं तक रहेंगे। उनको सख्ती से कहा गया है कि अगर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी तो हुकूमत भी फिर सख्ती कर सकती है और उसकी नताइज खतरनाक हो सकते हैं। तो फिर ये बताइए ना कि बात आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो लोग अपने जो मुतालबात हैं उनको बढ़ाते कम करते रहते हैं। क्या क्या ऐसा पॉइंट है जो हुकूमत मान सकती है? और हुकूमत बार बार ये कहती भी आई है कि जो स्टेट की रिट है, जो रियासत की रिट है, उसको चैलेंज नहीं होने देंगे। वजीर आजम ने भी आज कहा मैं ब्लैकमेल नहीं हूंगा। वो कौन सा ऐसा नुक्ता है, मुतालबा है जो मानकर ये धरना खत्म किया जा सकता है? देखें, इस वफद ने यकीन दहानी कराई है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि हम भरपूर ताउन करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा रास्ता निकल आए, एक ऐसा हल निकल आए जिसमें रियासत भी उसका की अकाइज़त, एहतराम, तौक़ीर वो भी अपनी जगह बरकरार रहे और एक पुरअमन हल की तरफ भी हम चले जाएं। सही, और क्योंकि आपने भी ये बात कही, आज वजीर आजम ने भी कहा था कि पुलिस को तो बड़े सख्त इंस्ट्रक्शंस थे कि वो असले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिर हुआ ये कि दूसरी तरफ से इस्तेमाल हुआ और 5 पुलिस वाले शहीद हुए। तो ये हुकूमत की तरफ से भी कोई मुतालबा सामने रखा जाएगा कि जो शरपसंद अनासिर थे जिनकी वजह से पुलिस वालों की अमवात हुई, उनको हैंड ओवर करें, उनको तो कम से कम कटहरे में खड़ा करें ना। जाहिर है कोई भी कानून से मावरा नहीं है, वो कोई मजहबी तहरीक का फर्द है या सियासी तहरीक का फर्द है या ताजिर बिरादरी का फर्द है, कानून को जो हाथ में लेता है कोई भी कानून से मावरा नहीं है। और क्या ये भी उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है कि जो उनके ऊपर बैन लगाया है, उनको कलअदम तंजीम डिक्लेयर किया गया है, ये हुकूमत वापस ले ये फैसला? जी, इस पे ये भी उनके मुतालबात में शामिल है। और क्या हुकूमत ये मुतालबा मानने को तैयार है? अगर वो जिम्मेदाराना रवैया अपनाने का आहद करते हैं और कोई गारंटी देता है, क्यों नहीं, जरूर। तो कादिर साहब, किस किस्म की गारंटी? क्योंकि कल शेख रशीद साहब कह रहे थे कि 7वीं मरतबा है कि वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं। उससे पहले कई धरने हुए, हुकूमत ने कहीं ना कहीं गिव एंड टेक किया, कभी सरेंडर किया, कभी वजीर को इस्तीफा देना पड़ा, कभी उनके मुताबिक करारदाद को पार्लियामेंट में लाना पड़ा। तो ये सब होता रहा है, लेकिन आपके अपने वज़रा कहते हैं कि कोई ना कोई बहाना बना के फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, जिससे मईशत मुतासर होती है, एक आम आदमी की जिंदगी मुतासर होती है। बिल्कुल, इसी वजह से तो इनको कलअदम तंजीम का जो कैबिनेट ने फैसला दिया था, इसी वजह से दिया था। अगर वो अपने इस रवैये पे नजरसानी करते हैं और कोई जिम्मेदाराना तरीके से, जैसे बाकी सियासी जमातें, मजहबी जमाती
जमातें करती है, अपना एहतजाज भी नोट कराती है, और एक दायरा कार और जिस तरह उनके आईनी और कानूनी हुकूक है उससे तजावुज नहीं करते, तो फिर इस पर नजरसानी हो सकती है। कितना वक्त मजीद लग सकता है, क्योंकि हमने अपने इब्तिदाई में भी बताया कि रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में इस वक्त मामूलात ज़िंदगी बहुत मुतासर हो रही है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर हुआ है, दुकानें बंद है, बिजनेस कारोबार ठप हुआ है, तो कितना वक्त लग सकता है इसमें? पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकानमी पे, पाकिस्तान के और भी हमारे जो माशरती घरेलू मसाइल है, जीटी रोड पे रहने वालों के लिए, जीटी रोड वैसे भी मुल्क का इक्तिसादी शाहरग है, बहुत सारी मुश्किलात। हुकूमत की तो ख्वाहिश होगी कि आज रात ही हल हो जाए, लेकिन ज़ाहिर टाइम लगेगा। टाइम लगेगा आपके ख्याल में? अच्छी बात है कि अगर मामलात बातचीत के जरिए, नेगोशिएशंस के जरिए हल हो जाए, लेकिन क्या हुकूमत शहरियों को ये गारंटी दे रही है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा जैसे माजी में बार बार मुआहदे होते हैं जहां पे हुकूमत पीछे हटती हुई नजर आई है और फिर ही अपना धरना खत्म करते हैं? ये अब बार बार नहीं होगा, कोई हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं? हुकूमत तो जाहिर है अगर कोई मुआहदा करती है या कोई निगोशिएशन करती है या कोई अपनी मौक़िफ़ से 2 कदम पीछे हटती है, ये तो शहरियों के लिए करती है और मुल्क की आवाम के लिए करती है, और ये सबको पता है। हाँ, लेकिन क्योंकि फवाद साहब और ये बात कर चुके हैं कि दहशतगर्द तंजीम है, इनमें से मुसल्लह अफराद थे जिन्होंने पुलिस वालों पे गोलियां चलाई हैं, और आप कह रहे हैं लेकिन इनका रवैया देख के फिर हम ये फैसला करेंगे कि क्या ये कलदम जो इनको हमने डिक्लेयर किया है वो फैसला वापस लें या नहीं लें। ये क्या हुकूमत फौरी तौर पर करने जा रही है धरना खत्म करने के लिए? ये उनकी मुतालबात में अगर आ जाता है, जो अभी 12 रुकनी जो उलमा की कमेटी है इसके सामने से, फिर उस पर देखा जाएगा कि किस तरह अमल दरामद होते हैं। और कादिर साहब एक आखिरी सवाल, क्योंकि जो पहला मुआहदा हुआ था नवंबर 2020 में, उसमें उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह साहब थे और आपके दस्तखत थे, लेकिन फैसल वावड़ा ने आके कहा कि वो जो मुआहदा था वो अपने तौर पे वज़रा ने किया था, वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था। ये फैसल वावड़ा साहब का अपना ख्याल है। एक वफाकी वजीर, 2 वफाकी वज़रा ऐसा मुआहदा किस तरह कर सकते हैं जिसपे वज़ीर आज़म की राय और रज़ा शामिल ना हो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे हुकूमत की ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए ये एहतजाज आज ही ख़त्म हो जाए, लेकिन इसमें मज़ीद वक्त लग सकता है, और जैसे हमने बताया वक्त लग रहा है उस वजह से जो एक आम शहरी है उसकी ज़िंदगी मुतासर हो रही है, बल्कि ख़ुद कादरी साहब कह रहे हैं कि पूरी पाकिस्तान की मईशत इससे मुतासर हो रही है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अहमद सुबान हमें ज्वाइन कर रहे हैं चिनाब ब्रिज से, और इसके अलावा राना अंसर वज़ीराबाद से कुछ ही देर पहले हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा बताइएगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है चिनाब ब्रिज के पास? अहमद सुबान, किन मुश्किलात का सामना है अवाम को? पुलिस वहां पे मौजूद है, रुकावटें खड़ी की गई हैं, क्या क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल शहजाब साहब, ऐसा है कि गुज़िश्ता रोज़ से ही हम लोग चिनाब के ब्रिज पर मौजूद हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स की तैयारियाँ मुकम्मल हैं। रेंजर्स और पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जब वज़ीराबाद से ये काफ़िला इस तरफ अगर बढ़ता तो खंदकें खोदी गई हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, सैकड़ों की तादाद में कंटेनर्स, और उनके ऊपर भी फिर कंटेनर्स ही हैं कि जो किसी सूरत भी ये मुमकिन नहीं है कि ये मुजाहिरीन यहाँ पर आ सकते, इस ब्रिज को क्रॉस करते और फिर ये गुजरात शहर या यहाँ से इस्लामाबाद की जाने बढ़ सकते। यहाँ पर जिस तरह से रेंजर्स और पुलिस की तैयारियाँ मुकम्मल हैं, फोर्सेस के पास तमाम तर आंसू गैस शेल और इस तरह के तमाम तर जो आलात थे वो भी मुकम्मल थे। इसके अलावा यहाँ पर हमने देखा कि जो 3 ब्रिजेस हैं जो वज़ीराबाद से आते हैं, एक पुराना ब्रिज है और दोनों लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाले जो ब्रिजेस हैं उन पे ये फोर्सेस मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी बहुत सी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। जिस तरह से 8 दिन गुजर चुके हैं, गुज़िश्ता जुम्मे से ही ये तमाम तर एरिया सील किया गया, जीटी रोड को बंद किया गया, यहाँ पर तमाम तर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो बंद हुए, शहर पे की जो ट्रैवलिंग है वो बंद हुई शहरियों की, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों को बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामने। बहुत से यहाँ पर हमें ट्रक ड्राइवर्स जिनके ये कंटेनर्स लगाकर इन पुलों को बंद किया गया वो दिखाई दिए, इनके ट्रक यहाँ पर फंसे, इनके ट्रकों में जो खाने पीने का सामान है जिसमें सब्जियां, दालें, आटा,
दीगर जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं जो कि ट्रांसपोर्ट हो रही थी लाहौर से इस्लामाबाद या दीगर जो दरमियान में GT रोड के शहर हैं उनकी जानिब, तो वो भी उन्हें सारी रुकी पड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सुबान। राना अंसर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वजीराबाद से। ज़रा बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, मुजाहिरीन क्या अभी भी वहीं पर मौजूद हैं वजीराबाद में, क्योंकि बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से कि अगर आगे बढ़े, रेड लाइन क्रॉस की, तो फिर ताकत का इस्तेमाल होगा मुजाहिरीन के खिलाफ। हाजी शहजाद, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि वज़ीराबाद में कालादम तंजीम के मुजाहिरीन इस वक्त भी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रात इन्होंने पड़ाव डाला था। वज़ीराबाद शहर की आज सारा दिन सूरत हाल किसी कर्फ्यू से कम नहीं थी। वज़ीराबाद शहर में कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल था, तमाम दुकानें, बाज़ार, तालीमी इदारे, पेट्रोल स्टेशन बंद थे। यहाँ तक कि वज़ीराबाद के कार्डियोलॉजी अस्पताल जाने वाला रास्ता भी बंद था। मुजाहिरीन की तरफ से दोपहर 3 बजे तक कहा जाता रहा कि आप वो मार्च को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद कहा गया कि उनका हुकूमत से दोबारा कोई राब्ता हुआ है, उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब वो आज की रात भी इसी जगह पर क़याम करेंगे। वज़ीराबाद शहर के तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर आज रेंजर्स ने सिक्योरिटी संभाल रखी थी। ये मुजाहिरीन है वो वज़ीराबाद शहर के अंदर आज टोलियों की सूरत में घूमते रहे हैं। जहाँ ये बैठे हुए हैं उसके साथ खिदमत मरकज़ है जो सरकारी इमारत है, उसके अंदर भी मुजाहिरीन घुसे हुए हैं। साथ रेस्क्यू 1122 का दफ्तर है, उसमें भी मुजाहिरीन बैठे हुए हैं। थाने की इमारत है साथ, वहाँ भी मुजाहिरीन अंदर चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। राना अंसर बता रहे थे कि मुजाहिरीन जो हैं वो वज़ीराबाद में हैं और आज रात वहीं पर क़याम करेंगे। सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। एक कॉम्प्लेक्स और मुश्किल सिचुएशन है हुकूमत के सामने और पहली मरतबा नहीं है। हुकूमत कहती है कि हमें रिट भी बरकरार रखनी है स्टेट की और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरियों का खून बहाया भी ना जाए। क्या लगता है आपको, अब जो नेगोशिएशंस दोबारा हो रही हैं और तेज हो गई हैं पहले से ज्यादा, कोई ऐसा मुस्तकिल हल हुकूमत निकाल सकती है जिससे उसकी रिट भी चैलेंज ना हो और नुकसान भी ना हो? देखिए शहजाद साहब, बहुत मुश्किल सूरत हाल है और ये जो ग्रुप है जिस तरह माजी में इसका रवैया रहा है और मुख्तलिफ धरनों के दौरान हमारे अदारे जो हैं जिस तरह इसको सपोर्ट करते रहे हैं और हमारी अपोजिशन पार्टीज उस वक्त की जिस तरह इनको हलाशेरी देती रही हैं, इसकी वजह से इनके हौसले बहुत बढ़ गए हैं। और आज जब हुकूमत इनसे अपीलें कर रही है तो कोई उनका कोई खास असर देखने में नहीं आ रहा। और अभी तो देखिए जो अपोजिशन है उसने पूरी संजीदगी का सबूत दिया है और कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इनको हलाशेरी मिले या कोई जलती पर तेल डाला जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मुख्तलिफ वज़रा मुख्तलिफ बोलियां बोल रहे हैं और जो उलमा और मशाइख जिनसे वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है, जो सदर साहब से भी मिले हैं, उनको ये बात भी कहनी चाहिए थी ना कि वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनको कहें कि वो रास्ते छोड़ दें या वापस चले जाएं। अगर वापस नहीं जा सकते तो कम करें ताकि टेंशन ख़त्म हो। अगर वो मुजाहिरीन जो हैं कोई इनकी बात सुनने पर तैयार नहीं होते तो फिर हुकूमत से किस तरीके से वो अपनी बात मनवाएंगे। तो हुकूमत की जो बेतदबीरी है और जो गोमगो है, जो कन्फ्यूजन है गुज़श्ता चंद माह का, उसने हालात को बिगाड़ा है और इस मुश्किल मरहले तक हम आ पहुंचे हैं। मेरा ख्याल है सारी सियासी जमातें जो हैं जिनसे हुकूमत के कोई राब्ते नहीं हैं, बदकिस्मती से इस वक्त अपोजिशन के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कोई मामला नहीं हो सकता, कोई बातचीत नहीं हो सकती और ये एक दूसरे से हाथ बैठने को तैयार नहीं है। तो चाहिए था जब कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और वहाँ उसके बाद एक अज़्म जो है वो दोहराया गया है, तो फिर ये सियासी जमातें सारी जो है उनके साथ भी बैठना चाहिए था ताकि वो भी एक यानी इस मामले पर गौर करके एक मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाती। तो मौजूदा सूरत हाल जो है उसमें तो बहुत मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना। तो आपको लगता है शामी साहब कि हुकूमत को, क्योंकि अभी कादरी साहब ने हमारे सामने कहा कि वो चाहते तो हैं कि आज मामला हल हो जाए लेकिन उनको लगता है कि वक्त लगेगा, आपको लगता है कि हुकूमत को
ज्यादा सख्ती से निपटना चाहिए और डेडलाइन देनी चाहिए कि सड़कें खाली कर दें, वरना फिर आपके खिलाफ एक्शन होगा? आपके ख्याल में ये हल है? देखिए, वो पंजाबी मुहावरा है ना कि जो गिरे हाथ से डाली जाती हैं उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। तो आप जरा वो सारे क्लिप्स इनके देख लीजिए, वीडियो क्लिप्स, जब ये पहले दूसरे तीसरे धरने के मौके पर जो हमारे आज के मुख्तसर लोग हैं वो क्या कह रहे थे और किस तरीके से जज्बात को इश्ताल दे रहे थे। तो आज जब वो ये कानून की और दस्तूर की दुहाई देते हैं तो वो अल्फाज जो है उसमें वो उनमें तो वजन पैदा नहीं होता, वो खोखले मालूम होते हैं। तो आप तो कोई एक इज्तिमाई तदबीर करनी चाहिए और तमाम सियासी जमातों को जो पार्लियामेंट के अंदर है उनको मिल बैठकर कोई रास्ता इख्तियार करना चाहिए और ये जो मुश्तिल मुजाहिरीन है इनको ठंडा करना चाहिए। देखिए, ताकत के इस्तेमाल से तो मसला हल नहीं होगा। सैकड़ों लोग जो है वो जान हाथ से धो बैठेंगे। आपको मालूम है लाल मस्जिद में क्या हुआ था जी? लाल मस्जिद जब ताकत का इस्तेमाल हुआ उस पर क्या नतीजे निकले थे, और अगर इस वक्त ताकत का इस्तेमाल होता है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा वो आप देख सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, हुकूमत समझती है कि इसको मुज़ाकरात के ज़रिए अब भी हल किया जा सकता है। देखना ये होगा कि क्या हुकूमत अपनी रिट बरकरार रख सकती है या नहीं, जिसका वफाकी वज़रा पिछले चंद दिनों से दावा करते आए। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे। स्टे पास। वेलकम बैक नाज़रीन। सऊदी अरब से $4.2 बिलियन का पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान के रिजर्व्स और रुपया मुस्तहकम होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा फिस्कल साइड पर भी जो FPR रेवेन्यू है उसमें अक्टूबर के महीने में 29% का इजाफा हुआ है, यानी कि इन 4 माह में जो टैक्स का टारगेट था 1608 अरब रुपए का, उससे 220 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा किया है पाकिस्तान ने। 1829 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन हुई है पिछले 4 माह में। और अब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन IMF से अब तक हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है, IMF प्लान दोबारा बहाल नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गैर यकीनी की सूरत हाल है। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस शौकत तरीन साहब ये कह चुके हैं कि जो तमाम रुकावटें थी वो दूर हो चुकी हैं, सिर्फ एक मसला है वो भी हल हो जाएगा और जल्द वो कह रहे हैं कि IMF के प्लान में हम दोबारा चले जाएंगे। इस पर मजीद बात भी करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर ने। मेहताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डेडलॉक जो भी था IMF और पाकिस्तान के दरमियान वो हल हो जाए और इस हफ्ते पाकिस्तान जो है दोबारा IMF प्लान में चला जाए, प्लान बहाल हो जाए? देखिए, काफी दिनों से ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिनों में ये चीज फाइनल हो जाएगी, और जो लास्ट टाइम एडवाइजर टू PM और फाइनेंस से बात हुई थी इसी ब्रीफिंग के दौरान, जिसका सऊदी अरब का आप हवाला दे रहे हैं, उसके दौरान भी उन्होंने कहा कि मैं एश्योरेंस देता हूं कि ये चीजें जल्द ही रिजॉल्व हो जाएंगी। लेकिन इस चीज को गुजरे हुए भी 2-3 दिन हो गए हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे 2-3 इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो पाकिस्तान की बजटरी साइड पे काफी सारी स्लिपेजेस हैं, उसके साथ साथ प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम जो है वो स्टॉल्ड है। उसके बाद जो ट्रेड सिंगल अकाउंट पे हमने कमिटमेंट की हुई थी कि हम जुलाई में इसको ऑपरेशनल करेंगे, वो हमने एक नया प्लान जो है उनको दे दिया है। तो इस सारे जो इश्यूज हैं इनकी वजह से एक ट्रस्ट गैप भी है, और दूसरा जो है वो हम जिस तेजी से IMF हमसे अपनी चीजों पे अमल दरामद करवाना चाहता है, उतनी तेजी से शायद अमल दरामद करने के लिए भी हम तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है वो ताखीर हो रही है। और आपको मैं बताऊं, मैंने पूछा भी था कि आप अश्योरेंस देते हैं कि ये IMF का प्रोग्राम फाइनल हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल अश्योरेंस देता हूं कि ये प्रोग्राम जल्द फाइनल हो जाएगा। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस साथ साथ ये भी कहती है कि इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। सही। तो मेहताब ये बताइएगा कि उस दिन उन्होंने कहा था कि एक इशू है जिस पर इस वक्त बातचीत चल रही है IMF से, और उन्होंने ये कहा कि हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हर बात पब्लिकली नहीं बताई जा सकती। क्या वो ट्रेजरी सिंगल अकाउंट वाला मामला ही है या किसी और तरफ कोई और भी इशू है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ है IMF के साथ? देखिए, बुनियादी तौर पे ट्रेड सिंगल अकाउंट एक इशू है, इसके अलावा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में जो है वो चीजों को देखने की जरूरत है। आप ये देखें कि हमने IMF के साथ कहा कि हम 5 से 7 रुपए बिजली बढ़ाएंगे, जब लास्ट रिव्यू जो है वो कंप्लीट हुआ था, वो हमने नहीं किया था। उसके बाद स्ट्रक्चरल बेंचमार्क में हमारा वो ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम हमने करना था, वो हमने जाके अक्टूबर में उसको जो है वो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया।
ट्रेडी सिंगल अकाउंट में भी प्रॉब्लम है, प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम ऑलमोस्ट स्टॉल्ड है, फिस्कल साइड पे मेजर स्लिपेजेस हैं। आप ये देखें कि पीडीएल जो है उसकी अमाउंट रिकवर नहीं हुई, उसके ऑल्टरनेट जो है वो आईएमएफ चीजें मांग रहा है और वो अप फ्रंट कहता है कि इन सारी चीजों पे आप अमल दरामद करें। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, उसके लिए मजीद इकदाम जो है वो करने की जरूरत है। तो ये प्लेट काफी सारी भरी हुई है और काफी सारी चीजों पे हमने अमल करना है, लेकिन फाइनेंस एडवाइजर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अनसर्टेनिटी को कम किया जाए और ये यकीन दिलाया जाए कि एक आध इशू बाकी है और इस पर जल्द ही इत्तेफाक राय हो जाएगा। लेकिन आप ये देखेंगे ये वीक भी मुकम्मल हो गया, बात नेक्स्ट वीक पे चली गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि नेक्स्ट वीक के दौरान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। सही, आप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते उम्मीद की जा रही है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो मेहताब, जो उस दिन शौकत तरीन साहब कह रहे थे कि जो पिछली ट्रांच थी $500 मिलियन की, जब हमें वो मिली थी तो बहुत सारे ऐसे मुतालबात थे जिस पर हमने कमिटमेंट दे दी थी उनको। तो सिर्फ मसला उन मुतालबात का नहीं है, IMF मजीद मुतालबात भी पाकिस्तान से कर रहा है अगली ट्रांच के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछली ट्रांच जब हुई थी तो आप ये देखें ना कि मैंने जैसे आपको हवाला दिया तो उसमें हमने एग्री किया हुआ था कि हम बिजली की कीमत फौरी तौर पे बढ़ा देंगे एक्सक्यूज मी, लेकिन वो फौरी तौर पे हमने बिजली की कीमत नहीं बढ़ाई थी। अभी आके आप देखें कि हमने ₹1.40 बढ़ाई और अभी भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नेपरा ने दे दिया उसकी अप्रूवल, लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से IMF को इस दफा ट्रस्ट गैप भी और इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं इसी वजह से कोशिश कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान को जो है कुछ प्रायर एक्शंस पे और कुछ बाकी चीजों पे पाकिस्तान से कमिटमेंट दी जाए कि पाकिस्तान उन पे अमल दरामद करेगा। मेहताब, ये भी बताइएगा कि पेट्रोलियम लेवी का वैसे तो 610 अरब रुपए का टारगेट है, लेकिन हमाद अजहर ने 2 रोज पहले बताया कि हम 4 महीने में सिर्फ 50 अरब रुपए कलेक्ट कर सकें, जबकि हर महीने 50 अरब रुपए इकट्ठा करने थे। और आज भी हुकूमत ने यह फैसला किया है कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ानी है, उसके टैक्सेस में मजीद इजाफा नहीं करना है। यानी कि हुकूमत अवाम को तो रिलीफ दे रही है, लेकिन हुकूमत खुद ये इसका बर्डन बर्दाश्त करेगी और ऑलरेडी इतनी फिस्कल स्पेस है नहीं हुकूमत के पास। IMF कैसे देख रहा है इन चीजों को? जी बिल्कुल, ये मेजर कंसर्न हो सकता है, क्योंकि आप ये देखें कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल बढ़ रही है। लास्ट टाइम जब हमने बढ़ाई थी तो $76-78 मिलियन पर बैरल था, अब ये $84-85 पर बैरल को टच कर चुका है। हुकूमत के पास फिस्कल साइड पे स्पेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये प्राइसेस नहीं बढ़ाते तो IMF को मेजर इसके ऊपर कंसर्न होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं कि शायद ज्यादा तो ना बढ़ाएं, लेकिन थोड़ी बहुत शायद पास ऑन कर दें। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं बढ़ाते तो हुकूमत को इसका बर्डन फील करना पड़ेगा और इसके लिए ये IMF के लिए एक और मेजर कंसर्न जो है वो साबित होगा। राइट, लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि जो पाकिस्तान के FBR टैक्स रेवेन्यू है उसमें ग्रोथ नजर आ रही है। अक्टूबर के महीने में भी 29% का इजाफा है, यानी कि 4 महीने में हम टारगेट से तकरीबन 220 अरब रुपए ज्यादा इकट्ठा कर चुके हैं। तो यहां से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि IMF की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए कि अगर हम लेवी से इकट्ठा नहीं कर रहे लेकिन हमारे जो टैक्स टारगेट है उससे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रही है इस वक्त? लेकिन आप ये देखें ना कि IMF साथ साथ हमारा जो मेजर कंसर्न है वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी है, और अभी भी अगर FBR के रेवेन्यूज को देखें तो ज्यादा रेवेन्यूज जो है इंपोर्ट स्टेट से इकट्ठे होते हैं। तो अगर हम अपना करंट अकाउंट डेफिसिट आगे जाके कम करते हैं उसके नतीजे में उसके असरात जो है वो टैक्स रेवेन्यूज पे भी होंगे, वो स्लो डाउन हो जाएगा। इस वजह से भी IMF ये कह रहा है कि आपको मजीद जो है वो टैक्सेशन पे आपको मेजर्स लेने पड़ेंगे, कुछ जगहों पे एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी और कुछ एग्जम्पशंस को उड़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका रेवेन्यू जो है 4 से 5 अरब 100 अरब रुपए उसमें इजाफा हो सकेगा। तो अगर हम एक साइड पे इतमाद देंगे तो उसके असरात इकोनॉमी की दूसरी साइड पे भी आएंगे। अगर हम अपने इंपोर्ट्स को स्लो डाउन करेंगे तो उसके असरात डेफिनेटली आपके रेवेन्यूज पे भी मुरतब होंगे और उसके लिए मजीद इक़दाम जो है वो लेने की जरूरत पड़ेगी हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहताब हैदर हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद एक और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 और अफगानिस्तान के खिलाफ 4 तारीखी छक्के लगाने के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आसिफ अली के नाम का शोर है। हर तरफ आसिफ अली जिंदाबाद, आसिफ अली जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आसिफ अली को पाकिस्तान का मेगा स्टार, दुनिया का मेगा स्टार कहा जा रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनिशर करार दिया जा रहा है। भारत और दूसरे ममालिक का मीडिया आसिफ अली को मुखालिफ टीमों के लिए सर का दर्द करार दे रहे हैं। पाकिस्तान में आज आसिफ अली सबके हीरो हैं, मगर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, बल्कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में आसिफ अली को शामिल करने पर टीम सिलेक्शन पर शदीद तनकीद हो रही थी। पिछले कुछ सीरीज में उनकी नाकिस कारकर्दगी के हवाले दिए जा रहे थे, मगर हर तरह की तनकीद के बावजूद
आसिफ अली ने ना हौसला हारा और ना ही उन्होंने हथियार डाले, बल्कि अपनी काबिलियत और स्किल्स पर भरोसा करते रहे। और आसिफ अली ने अब तक वर्ल्ड कप में अपनी परफॉर्मेंस से तमाम नाकिदीन को गलत साबित कर दिया है। आसिफ अली 2 इनिंग्स में अब तक सिर्फ 19 गेंदों पे 52 रन बना चुके हैं, जिनमें 7 मैच विनिंग छक्के शामिल हैं। आसिफ अली की शानदार हिटिंग एबिलिटी को देखकर बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैरान हैं। इंग्लिश क्रिकेटर एलेक्स हेल्स ने उन्हें वन ऑफ द क्लीनेस्ट हिटर्स करार दिया है, जबकि बेन स्टोक्स ने अपने ट्वीट में लिखा, रिमेंबर द नेम। हरभजन सिंह ने आसिफ अली को तगड़ा हिटर करार दिया, जबकि मारूफ कमेंटेटर हाशा भोगले ने लिखा कि इस किस्म की हिटिंग नाकाबिले यकीन है। आसिफ अली आज दुनिया भर से तारीफें समेट रहे हैं, उनके घर वालों का सर फख्र से बुलंद है। मगर आज जिस आसिफ अली के नारे लग रहे हैं, इस आसिफ अली के बनने में कई सालों की मेहनत है, मुश्किलात और हर तरह की आजमाइश शामिल है। ये वो आसिफ अली हैं जो 1000-2000 रुपए कमाने के लिए कई अरसे तक टेप बॉल क्रिकेट खेलते रहे। अपनी क्रिकेट जारी रखने के लिए और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए आसिफ अली को नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्हें यह तक सुनना पड़ा कि या क्रिकेट खेल लें या अपनी नौकरी कर लें। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 55000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 5000 ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਨਾ 125 ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ 125 ਦਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਲੈ ਲਿਆ 50000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਵਨਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇੱਕ SNGPL 'ਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸਬਾ ਹਫੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡ ਲਓ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੇਪ ਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ। 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ 1500। ਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਗਰੀਸ ਨਾਖੂਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਚ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 132 ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 20 ਓਵਰ 20 ਓਵਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਓਪਨਰ ਗਏ ਆ ਤੇ 132 ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਦਾ 9 ਸਕੋਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ 9-10 ओवਰਾਂ 'ਚ मैच पूरा कर ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आपने सुना कि आसिफ अली किस जद्दोजहद से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए किन आजमाइशों का सामना करना पड़ा। उनके इस पुराने इंटरव्यू में उनकी सादगी और मेहनत ने सबको मुतासिर कर दिया है। और अब अच्छी बात यह है कि आसिफ अली अब टीम में जगह बना चुके हैं और पाकिस्तान के लिए भरपूर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले इनकी परफॉर्मेंस खराब रही, मगर इसकी क्या वजह थी, वो वजह खुद आसिफ अली ने बताई है। सुनिए। प्रैक्टिस मैंने काफ़ी की है इस रोल की, क्योंकि पहले ये होता था कि नेट में गए हैं, बारी ली है, बॉलर लगे हैं। तो फिर अभी मैंने कोचिज से बात की कि मुझे लास्ट 5-6 ओवरों वाली प्रैक्टिस करवाएं, जो सिचुएशन हो मैच की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छा वर्क किया मेरे साथ और मैं हैप्पी भी हूँ और रिज़ल्ट भी देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आसिफ अली बता रहे थे कि अब वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कोचेस को कहा है कि मुझे आप लास्ट 4-5 ओवर्स की प्रैक्टिस करवाएं, और वो नज़र भी आ रहा है क्योंकि इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस में 19 गेंदें खेली हैं, 7 मैच विनिंग छक्के लगा के 52 रन स्कोर किए हैं। सिकंदर बख्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो कि कह रहे थे कि आसिफ ने जस्टिफाई नहीं किया अपनी सिलेक्शन को, उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए तनकीद भी हो रही थी। लेकिन तमाम नाकिदीन को अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया है आसिफ अली ने और शानदार खेल पेश किया, और वजह भी बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रैक्टिस वगैरह को तब्दील किया है। देखें, उनकी जो शिकायत, मैं खुद इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करता था। आखिरी वक्त में तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आई फील सॉरी फॉर हिम, इसलिए कि इतने चांसेस किसी को नहीं मिलते। अगर चांसेस देना ही है तो हर एक को उतने ही देने चाहिए जितने दूसरों को दिए जाते हैं। उनका जो है आखिरी जो 17 या 25 मैच हैं, जिनमें सिर्फ उनका 103 रन 110 रन है। ऐसे मैंने आज इनका डेटा निकाला था, अभी भी उनकी 32 मैचों में सिर्फ 400 रन है, 398, और उनका एवरेज 18 का है। तो ये कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। देखें, आसिफ के साथ जो ड्रॉबैक है, उनको एक साथ बॉलर भी होना चाहिए था।
जिस तरह की वो बात कर रहे हैं इस वक्त कि मैं सिर्फ 2 ओवर के लिए या 3 आखिरी ओवर के लिए खेलने आ रहा हूँ, तो कोई भी प्लेयर आखिरी 2 ओवर 3 ओवर के लिए नहीं होता, उसको फिर सपोर्टिंग एक्ट करना पड़ता है। यानी कि वो आकर 2-4 ओवर करा देते, शाहिद अफरीदी हुए, रज़ाक हुए, इस किस्म के जो ऑलराउंडर्स होते हैं ये आते हैं 2-3 ओवर कराते हैं और आखिरी में आके टुल्ले मारते हैं और मैच जिताते हैं। तो आसिफ को या बॉलर्स होते हैं तो ठीक था, मगर अब ये कहना कि सिर्फ मैं आखिरी 2-3 ओवर का प्लेयर हूँ, तो इस वक्त वो हीरो हैं, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। विदाउट एनी डाउट ही इज द स्टार। उसने कल जो छक्के मारे हैं, आउटस्टैंडिंग मारे। लेकिन सिकंदर भाई, आप नहीं समझते कि ये जो 6 नंबर की पोजीशन है T20 में, ये स्पेशलाइज पोजीशन है इन्हीं सिनेरियोज के लिए कि आपने आखिरी 2-3 ओवर में मैच जिताना है। जैसे आज डेविड मिलर ने आखिरी ओवर में आके 2 छक्के मारे, वो भी बॉलिंग नहीं करते, बट ये एक स्पेशलाइज पोजीशन है और इसमें अगर वो एक्सेल कर जाएं, यानी कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, तो फिर अगर बॉलिंग ना भी करें तो कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, परेशानी की बात तो जब होगी ना, अगर 10 मैचों में सिर्फ ये 1-2 मैचों में मारे और बाकी 8 मैच में नहीं मारेंगे तो फिर क्या होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिलर जो है उनका आप रिकॉर्ड पे उठा के देखें, वो शायद उनके 100 भी हैं कहीं पे घूमते फिरते किसी वनडे वगैरह में, तो आप इतना जल्दी किसी और से ना मिलाए। मैं अभी भी कह रहा हूँ ही इज अ स्टार, राइट नाउ ही इज अ स्टार, मगर सिर्फ 2 ओवर की क्रिकेट खेलने के लिए या सिर्फ 4 ओवर के लिए कोई भी टीम में जगह नहीं इतनी देर तक मेंटेन कर सकता। उसमें अगर ये, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर ये बॉलर भी होते ना साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। फिर तो आंख बंद करके आप इनको रखते कि वो आके 2 ओवर कराते और अगर लगे ना लगे, तो उनको ये जो एक्ट है, सपोज करेंगे टीम जल्दी कोलैप्स हो जाती है, 60 के ऊपर 5 आउट हो जाते हैं, देन ही हैव्स टू प्ले, उसको तो फिर 10 ओवर खेलने पड़ेंगे। क्या वो नहीं खेलेगा? वो यही कहेगा यार मैं तो 2 ओवर का प्लेयर हूँ। ऐसा नहीं होता। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस वक्त 2 लगातार मैच जिताए हैं आसिफ अली ने, कौम के हीरो हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते रहें, वर्ल्ड कप जीत कर आएँ। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।